सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 14 पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्या पढ़ा था? एक्सेप्शंस पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 15 पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक केस स्टडी करेंगे। पिछला वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मैं आपको उसके कारण सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब था। आपको क्या करना है? ये सारा का सारा वीडियो को शेयर करते रहना है। आप शेयर करोगे और आप सारा वीडियो को रेगुलर देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल 15 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 15 में जितना उसका क्लाउजेस है, जितना इंपॉर्टेंट है, हम वो तो पढ़ेंगे ही। उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी हम लोग पढ़ेंगे और प्लस उससे रिलेटेड जो चंपेकम दोराईराजन जो केस है, जो चंपेकम दोराईराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, वो भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो बोलता है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन on certain grounds मतलब आर्टिकल 15 बोलता है ना कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, आपको भेदभाव नहीं करना है। कुछ ग्राउंड्स डिसाइडेड है, कुछ ग्राउंड्स, क्या क्या ग्राउंड्स है मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या है, स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कोई कुछ ग्राउंड डिसाइडेड है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब स्टेट को इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी से भेदभाव नहीं करना है। समझ में? मैं इसको भी क्लाउज में लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, मतलब क्या है, कुछ निश्चित ग्राउंड्स डिसाइड किया गया है, उसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और आपका जन्म झारखंड में हुआ है तो किसी तरह का भेदभाव हो सकता है। नहीं, वो भेदभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 वो अलाउ नहीं करता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको क्लाउज में पढ़ेंगे। क्लाउज में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हर एक क्लाउज कुछ अलग कुछ हमें बताता है। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 15 अभी तक से हमने क्या पढ़ रहा था? हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 15 ये बोलता है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस। लेकिन हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले नहीं, ये आर्टिकल बहुत पार्ट्स में बटा हुआ है, इसमें बहुत सारे सब क्लाउज है। मतलब आर्टिकल 15 का भाग 1 है, भाग 3 है, भाग 4 है। भाग 4 कब आया था, कैसे आया था, चंपेकम दोराईराजन केस में क्या रोल था, सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 15 सब क्लाउज 1, मतलब अनुच्छेद 15 भाग 1। याद रखेगा आप लोग, अनुच्छेद 15 भाग 1 ये क्या बोलता है? ये बहुत सिंपल सा बात बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, state shall not discriminate on the basis of race, religion, caste, sex, and last one is place of birth. मीन्स स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। व्हाट इज स्टेट? स्टेट कुछ भी हो सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानसभा, या कोई भी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है या यूनियन टेरिटरी में है, भारतीय क्षेत्र में है, वो सारा का सारा क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। मतलब स्टेट ना ये कुछ ग्राउंड्स है, ये सारा का सारा आपको जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, दीज आर द ग्राउंड्स। ठीक है, आपको याद रखना है ये सारा का सारा क्या है? ये ग्राउंड्स है। इन ग्राउंड्स पे वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। नो डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स पे वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये सबका हिंदी, अगर किसी को लग रहा है कि सर हिंदी होना चाहिए सबका, तो इसको बोलते हैं नस्ल। ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। रिलीजन तो सब लोग जानते होंगे ना, धर्म।
और ये कास्ट जाति, ठीक है, और ये तो कौन सा जेंडर आपका, ठीक है, वो है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ जहां आपका जन्म हुआ, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये कौन बताता है? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 मतलब अनुच्छेद 15 भाग 3। ये क्या बोलता है? ये भी बहुत सिंपल सा बात बोलता है। ये बोलता है ना, स्टेट क्या बोलता है, देखते हैं। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन for women and children, for women and children। अब बोलेंगे सर ये तब तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है। कैसे सब क्लॉज 1 का वायलेशन है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सेक्स, मतलब कि वो मेल है या फीमेल है, उससे स्टेट को कोई मतलब नहीं, सबको एक जैसा से ट्रीटमेंट देगा। लिखा हुआ है ना यार, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मतलब इससे कोई मतलब नहीं उनका जेंडर क्या वो मेल है या फीमेल है। लेकिन जब हम लोग आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो बोलेंगे सर ये तो वायलेशन है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का, उसका हनन है। नहीं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में अच्छा नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए स्टेट क्या कर रहा है? इसके एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। महिलाओं को वो थोड़ा सा इसलिए अधिक दे रहा है क्योंकि आप खुद देखो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कितना है, बहुत कम अदर कंट्रीज के मुकाबले। महिलाएं आज भी इंडिया में क्या है, बहुत बैकवर्ड है। तो इस चीज को सुधारने के लिए क्या किया गया है? उसको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, या आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन महिलाओं के साथ तो हमेशा भेदभाव होते आया है। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में क्या ऐड किया गया है कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, मतलब महिलाओं को विशेष छूट दे सकता है। उनके लिए कोई नया क्या किसी न किसी तरह का क्या होगा, जैसे भेदभाव तो नहीं है, ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो महिलाओं को मिलना चाहिए, कोई एक प्लस पॉइंट उन लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े और एक स्थान पे हो, मतलब पुरुष और महिलाएं एकदम एक जैसे हो। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा डोमिनेंस करता हो और थोड़ा कोई कम करता हो। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ क्या किया गया? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये ऐड किया गया। तो ये क्या किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है? हाँ, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव भेदभाव है, समझ में चलेगा, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलेगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। या आप ऐसे भी बोल सकते हो डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है डिफरेंट ट्रीटमेंट? क्योंकि उनकी स्थिति जो है, उनकी कंडीशन जो है हमारी कंट्री में बहुत खराब है, हमारे देश में। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनके कंडीशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने के लिए उनके लिए स्टेट क्या कर सकती है? स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? एक छोटा सा लाइन लिख लेंगे, डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट एन डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। डन। मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हाँ ये तो है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ये तो कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उनके कंडीशन को इंप्रूव कर पाए हम लोग, उनका कंडीशन इंप्रूव हो पाए, इसलिए क्या कर रहे हैं कि उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा है, ताकि दोनों का कंडीशन एकदम सेम हो। जैसे हमारे कंट्री में पुरुषों का कंडीशन है, वैसा सेम कंडीशन किसका हो जाए? महिलाओं का हो जाए, बच्चों का हो जाए, इसलिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है और हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इट डजंट मीन दैट। ठीक है, मैं आगे इसको इरेज करता हूं, फिर आगे बताता हूं। अच्छा,
अब एक चीज़ है कि स्टेट एक जगह पे, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि वो महिलाओं के लिए थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, बच्चों के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ स्टेट कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट या कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ठीक है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जैसे कि अब किस में नहीं कर सकता, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। SS2 पब्लिक शॉप, मतलब कोई दुकान है, ठीक है, या गवर्नमेंट शॉप हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट शॉप है, तो स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ केवल पुरुष आ सकते हैं, या यहाँ केवल महिलाएं आ सकती है, या यहाँ केवल वुमेन्स आ सकते हैं, या केवल क्या है मेन्स आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मैन ही आ सकते हैं या वुमेन ही आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। या SS2 का कुछ भी हो सकता है, SS2 पब्लिक रेस्टोरेंट, SS2 पब्लिक रेस्टोरेंट, कुछ भी हो, SS2 वेल, टैंक, कुछ भी हो सकता है, SS2 वेल, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, टैंक, कुछ भी हो जाए, मतलब कि कितना भी आपको ये सब जो दिख रहा है, ये सब में वो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। SS2 वेल, SS2 टैंक, SS2 पब्लिक रेस्टोरेंट, SS2 पब्लिक शॉप, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, क्या बोल सकती है ऐसा? क्या गवर्नमेंट आज गवर्नमेंट आके बोली आज से रेलवे में क्या होगा, आज से रेलवे में केवल महिलाएं ट्रैवल कर पाएंगे, पुरुष नहीं कर पाएंगे, ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं, इन क्षेत्रों में वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि पब्लिक शॉप है या कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है या कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस है या कोई पब्लिक पार्क है या कोई पब्लिक रिजॉर्ट है या कोई ऐसा चीज है जो गवर्नमेंट फुल्ली ऑक्यूपाइड है, मतलब उस पर गवर्नमेंट फंड करती है पूरी तरीके से या पार्शियली फंड करती है, वैसा किसी भी चीज का जो एक्सेस है, मतलब पहुंच है, वो सबके लिए समान है। एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, मान लीजिए एक थिएटर है, तो क्या वहां महिलाएं केवल जा सकती है या केवल पुरुष जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। एक रेस्टोरेंट है, क्या ऐसा पॉसिबल है? एक पार्क है, एक पार्क है, सरकारी पार्क, लेकिन वहां क्या है, केवल बच्चे खेल सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं जा सकती है या पुरुष नहीं जा सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इन सब ग्राउंड्स पे स्टेट किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है कि स्टेट कर सकती है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इट इज नॉट अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब किसी को बोला जाए कि तुम वो पब्लिक शॉप पे नहीं जा सकते हो, तो क्या होगा? कोई तैयार होगा क्या? ये तो पूरी तरीके से क्या हो गया, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, अब आगे का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब ना हम लोग इस आर्टिकल से थोड़ा सा हटके पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपीएसपी क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमको पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चंपैकम दोराईराजन केस पढ़ने से पहले डीपीएसपी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में क्या पढ़ा था हमने कि जो स्टेट है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। स्टेट को ये अधिकार कहाँ से मिला, वो कैसे बना सकता है? राज्य की सरकारें ऐसा कैसे कर सकती है या केंद्र सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? तो इसके लिए आपको समझ पड़ेगा एक वर्ड, वो वर्ड क्या है? डीपीएसपी। टीपीएसपी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी पहले मैं आपको बता दूं ये कहां है। दिस इज पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस इज पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। आई होप सबको दिख रहा होगा ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये कुछ ना सिंपल सा कुछ डायरेक्शन है। ये क्या है मैं बताता हूं, यहां लिखता हूं मैं। डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट
बाय द whom बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, क्यों दिया गया है? तो फॉर द वेलफेयर ऑफ, वेलफेयर मतलब कल्याण, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? मैं इसमें एक और एक साथ ही लिख देता हूं, ठीक है। इसमें इसी पार्ट 4 में एक आर्टिकल है, दिस इज पार्ट 4, सॉरी मैंने पार्ट 5 लिख दिया, ठीक है। इसी में एक आर्टिकल 46 है, किसका पार्ट है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। मैं एक ही बार लिख देता हूं और तीनों को मैं आपको एक बार में समझाऊंगा। आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या है? स्टेट शैल डील विथ, स्टेट शैल deal with special care for SC ST, देखना आप ध्यान से देखना, ST SC and economically backward या वीकर सेक्शन। ठीक है, अब मैं सारा चीज आपको एक बार में समझाता हूँ, वेट करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, हैव सम पेशेंस। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो छूट गया, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब हम लोग अगर ये इसके लिए, इसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट मूव नहीं कर सकते। अब ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? बहुत सिंपल सा बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, हमारा संविधान जो है ना, वो कुछ डायरेक्शंस दिया है, किसको? डिफरेंट राज्य सरकारों को क्या डायरेक्शंस दिया है? क्यों दिया है? तो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब हमारे कल्याण के लिए, कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों का कल्याण हो। समझ में आ रहा है ये क्या है? डीपीएसपी क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब हमारा संविधान, वो कुछ निर्देश दिया है, कुछ डायरेक्शंस दिया है, किसको दिया है? सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, उनको कुछ निर्देश दिया है, और वो निर्देश क्यों दिया है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब आम लोगों के कल्याण के लिए। उस निर्देश को जब भी कोई राज्य सरकार कोई लॉ बनाती है, कोई नया पॉलिसी लाती है, तो वो क्या ध्यान देती है? डीपीएसपी का ध्यान देती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि क्या यहाँ लोगों का कल्याण हो रहा है, क्या मैंने जो लॉ बनाया है उससे आम लोगों को किसी तरह का नुकसान हो रहा है या किसी तरह का कल्याण हो रहा है, वो सब देखती है। और हर एक लॉ में वो कोशिश करती है क्या? कि डीपीएसपी क्या होना चाहिए? फॉलो होना चाहिए। अब बोलोगे सर अच्छा, लेकिन डीपीएसपी कहीं पार्ट ये कहाँ मिलता है हमको? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। अच्छा, इसी का एक पार्ट है आर्टिकल 46, वो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना कि स्टेट जो है ना वो एसटी एससी, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? एसटी एससी या समझ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, वो उनका एक्स्ट्रा केयर कर सकती है। ये कहां मेंशन है? आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 किसके अंडर में आता है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी डायरेक्शंस है, किसको दिया गया है? सरकारों को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? लोगों के कल्याण के लिए दिया गया है। तो उसको फॉलो करने के लिए राज्य सरकारें जो भी लॉ बनाती है ना, वो क्या करती है? ऐसा बनाती है जिससे लोगों का कल्याण हो पाए। लेकिन डीपीएसपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या
है कि वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब अगर कोई सरकार इसको फॉलो नहीं करती है तो आप उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते हो। तो बोलोगे सर तब तो इसका क्या फायदा है, जब हम लोग सरकार इसको फॉलो नहीं करेगी और हम लोग उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो डीपीएसपी का क्या फायदा है। फिर भी बहुत सारा एडवांटेज है डीपीएसपी का। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि कोई गवर्नमेंट डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रही है तो जो वहां अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेगी, अपोज करेगी, वो इसको हाईलाइट करेगी, न्यूज चैनल्स वाले उसको हाईलाइट करेंगे। पहला तो ये। दूसरा, जब नेक्स्ट री इलेक्शन आने वाला, जब इलेक्शन आएगा तो आपको पता होगा कि राज्य सरकारों ने डीपीएसपी फॉलो नहीं किया है, लोगों के कल्याण के लिए नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, उस गवर्नमेंट को रिमूव कर सकते हो। बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ टाइम टू टाइम इलेक्शन होते रहता है और हम लोग के पास ये अथॉरिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट होती है ना वो क्या करती है, डीपीएसपी को फॉलो करती है। बहुत रेयर होता है जब वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं करती है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नहीं फॉलो करती है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल 46 ही मैंने क्यों लिखा, यहाँ तो बहुत सारा आर्टिकल है, क्योंकि ना यहाँ आर्टिकल 46 में क्या मेंशन है कि राज्य की सरकारें एसटी/एससी और किसके लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पेशल केयर कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 46 में। किसका पार्ट है ये, डीपीएसपी का। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्शन से कौन देता है, संविधान देता है। किसको देता है, सरकारों को देता है। क्यों देता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के कल्याण के लिए देता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं वो केस पढ़ता हूं, चंपेकम दोराई राजन, ठीक है। वेट, इसको इरेज करता हूं। ओके, ये केस स्टडी जो आर्टिकल 15 से, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आप इस क्लास के साथ बने रहें। आई प्रॉमिस कुछ नहीं छूटेगा, आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला। आज अगर थोड़ा सा आवाज़ में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरे क्या तबियत खराब होने के कारण मे भी हो सकता है साउंड थोड़ा डिसऑर्टेड हो, बट मैं फिर भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आप इस पूरे सीरीज के साथ बने रहिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और इसको लाइक, शेयर, कमेंट हमेशा करते रहना और बताते रहना है कि कैसा लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स कभी भी शांत नहीं होना चाहिए। अच्छा, चंपेकम दोराई राजन केस क्या था, ये एक लड़की थी, ठीक है, जो कहाँ जाती है, सी वेंट टू मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्यों जाती है मद्रास यूनिवर्सिटी, फॉर द एडमिशन ऑफ MBBS, मेडिकल के लिए होता है ना, फॉर द एडमिशन ऑफ MBBS, ठीक है। अब बोलोगे सर इससे क्या हुआ, ये जब मद्रास यूनिवर्सिटी जाती है ना MBBS का एडमिशन करवाने के लिए, तो यूनिवर्सिटी पता है क्या बोलती है कि कोई सीट नहीं बचा है, नो सीट लेफ्ट। ये कौन बोलता है, यूनिवर्सिटी बोलती है। बट चंपेकम दोराई, ये कौन बोल रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ये बोलता है कि कोई सीट नहीं बचा है। बट चंपेकम दोराई राजन क्या नोटिस करती है, सीट तो ऑलरेडी बचा हुआ है, ठीक है। तो वो तो बोलती है कि ऑलरेडी कुछ सीट तो बचा हुआ है। तो वो जो यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय, वो क्या बोलती है, नहीं ये जो सीट है वो किसके लिए है, ST/SC के लिए है। समझ में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, ठीक है। तो ये सीट हम आपको नहीं दे सकते। ये तो वो बोलती है आप क्यों नहीं दे सकते, तो आप याद करो डीपीएसपी का याद है, आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 क्या बोलता था, जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल केयर कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, किसके रिगार्ड में, तो ST/SC के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वो क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, उनका स्पेशल केयर कर सकती है। कौन कर सकता है, गवर्नमेंट्स कर सकती है। समझ में, तो ये अधिकार उनको कहां से मिला, इस यूनिवर्सिटी को कौन दिया, वो हमारा डीपीएसपी दिया। तो वो क्या बोलता है, वो एक सिंपल सा बात बोलता है। उस टाइम एक एक्ट काम करता था मद्रास में, ठीक है, उसका नाम था अंडर द एक्ट। यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, उनको ये कौन अलाउ करता है, तो अंडर द एक्ट एक अधिनियम काम करता था, एक कानून काम करता था, अंडर द एक्ट 1927। वो ये कौन बोलता है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि ये एक्ट के अंडर में हमको ये अधिकार है कि हम क्या कर पाए,
कुछ सीट रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए? ST/SC के लिए, समझ में? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। किसको बोलती है? चंपेकम दोराईराजन को बोलती है। कहां से यह अधिकार मिला? DPSP से मिला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद है ना? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसमें भी आर्टिकल 46 में साफ साफ लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ST/SC मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। तो वो बोली कि लेकिन चंपेकम दोराईराजन का क्या कहना था? आर्टिकल 15 तो बोलता है कि आप क्या है, जाति के आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते, याद है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लेकिन यहां तो हो रहा है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है। तो वो क्या बोलती है? आर्टिकल 15 does not allow this, वो बोलती है। और वो क्या, वो हार नहीं मानती है, और वो पता है कहाँ चले जाती है? मद्रास हाई कोर्ट चले जाती है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ मैं आऊँगा। वो चले जाती है, कहाँ वो जाती है? मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास, आई होप सबको दिख रहा होगा ना, मद्रास हाई कोर्ट चली जाती है। अब मद्रास हाई कोर्ट जाती है, वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मद्रास हाई कोर्ट क्या बोलता है? ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट बोलता है नहीं, गवर्नमेंट सही कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को यह अधिकार कौन दिया है? DPSP दिया है। DPSP में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? कि गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है ST/SC के लिए। तो मद्रास हाई कोर्ट क्या करता है? वो जो डिसीजन देता है, उसका जो जजमेंट होता है, जो भी जजमेंट आता है, ये कौन जाता है? चंपेकम दोराईराजन जाती है। कहाँ जाती है? मद्रास हाई कोर्ट जाती है। लेकिन यहाँ का जो जजमेंट आता है ना, ठीक है, वो जो जजमेंट होता है नॉट इन द फेवर ऑफ व्हाट? चंपेकम दोराईराजन। मतलब चंपेकम दोराईराजन के फेवर में नहीं होता। लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो फिर कहां जाती है? कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है सही तरीके से कौन बता सकता है सबसे अच्छे तरीके से? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दे आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो चली कहां जाती है? अब गई चंपेकम दोराईराजन कहां? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। किसके किसके बीच का? दो चीजों के बीच का। एक क्या है? DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अच्छा, जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इस केस का नाम क्या रखा जाता है पता है? चंपेकम दोराईराजन। चंपेकम दोराईराजन बहुत फेमस केस बन जाता है वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। ये केस का नाम यही होता है, चंपेकम दोराईराजन वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? ये तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है। किसके किसके बीच का विरोधाभास है? डायरेक्ट फाइट है। किसके किसके बीच का? DPSP एंड आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मींस आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारा मौलिक अधिकार। मतलब दिस इज द फाइट बिटवीन DPSP वर्सेस आर्टिकल 15 मींस फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मीन्स व्हाट? हमारा मौलिक अधिकार। ये दोनों के बीच का फाइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच का फाइट है। तब तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और इसके बीच का ये फाइट है। अब कौन जीतेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि आर्टिकल 15 में तो लिखा हुआ है आप तो नहीं कर सकते भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के हिसाब से। लेकिन आप तो यहाँ जाति के हिसाब से भेदभाव कर रहे हो। लेकिन DPSP क्या बोलता है? आप तो भेदभाव कर सकते हो, लेकिन सरकार भी सही है, चंपेकम दोराईराजन भी सही है। तो जीतेगा कौन? ये कौन फैसला करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा? सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या होता है इस केस में, चल दे बी क्विक। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है DPSP क्या है? नॉट जस्टिसिएबल है। अगर DPSP नहीं फॉलो हो रहा है तो क्या आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं DPSP। लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल है। आपको याद होगा, अगर कहीं भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम लोग कहां अप्रोच कर सकते हैं? कहां मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो ये क्या है? जस्टिसिएबल है। और क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू DPSP, सो कौन प्रिवेल करेगा? आर्टिकल 15 विल प्रिवेल, मींस फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल। तो वो क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट?
फंडामेंटल राइट विल प्रीवेल, मतलब चंपेकम दोराई राजन जीत गई। वो क्या बोल रही थी, आर्टिकल 15 तो हम लोग को अलाउ करता ही नहीं है। जब हमारा फंडामेंटल राइट हमको ये अलाउ नहीं करता है तो ये डीपीएसपी कौन होता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल है, जबकि डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रही है तो हम कोर्ट नहीं मूव कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोलता है ये तो डायरेक्ट फाइट है किसके किसके बीच का, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के, क्या पढ़े थे ना हम लोग, तो डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच का एकदम सामने का फाइट है। तो बोलता है कि ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये जस्टिसिएबल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये प्रिवेल करेगा। और कौन जीत जाता है केस, चंपेकम दोराई राजन केस जीत जाती है। तो गवर्नमेंट भी आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट कभी हारती है क्या, नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब पहला संविधान संशोधन किया। कब किया, 1951 में, और एक नया आर्टिकल ऐड किया। गवर्नमेंट कभी हारती नहीं है, वो अगर हारती है तो संविधान में संशोधन कर देती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहला संविधान संशोधन किया। ये संविधान संशोधन उनको किस आर्टिकल के अंडर में करने का अधिकार है, तो अंडर आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के अंडर में उन्होंने क्या किया, पहला संविधान संशोधन किया। ये भी एज अ जीके आपको याद होना चाहिए। इंडिया में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, 1951 में, 1951 में। और उन्होंने एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, ये नया ऐड किया। और इसमें क्या लिखा, स्टेट कैन मेक दिख रहा होगा आई होप सबको, ठीक है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ST/SC, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ST/SC एंड, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो वीकर सेक्शन। मतलब ये सेम है, किस तरह का सेम है, जैसा डीपीएसपी में कहां लिखा हुआ था, आर्टिकल 46 में लिखा हुआ था। लेकिन ये कहां लिखा हुआ था, आर्टिकल 46 में लिखा हुआ था। लेकिन डीपीएसपी तो प्रिवेल नहीं करता है। जब भी फाइट किसके बीच हो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच, कौन जीतेगा, फंडामेंटल राइट जीत जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बहुत होशियार बोली, ठीक है, ये वाला जो डीपीएसपी वाला पार्ट है वो हम लोग कहां डाल देते हैं, फंडामेंटल राइट ही में डाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, पहला संविधान संशोधन लाया। कब, 1951 में। किस आर्टिकल के अंडर में उनको ये पावर है, अनुच्छेद 368 में। उन्होंने क्या बोला, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 लाया। मतलब कौन सा आर्टिकल 15, कौन सा सब क्लॉज 4, मतलब अनुच्छेद 15 भाग 4। और उसमें क्या लिखा कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, किसके लिए, ST/SC के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, या बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उन सब के लिए। अब तो ये डीपीएसपी का फाइट ही नहीं रहा, अब तो ये साफ साफ आर्टिकल 15 में ही लिखा हुआ है। अब कोई अगर चंपेकम दोराई राजन जैसा जा सकता है कोर्ट पे, नहीं जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 15 में यही लिखा हुआ है। अब किसका वायलेशन होगा, हमारे आर्टिकल में ही तो ये लिखा हुआ है। आई होप ये था एंड आज के क्लास का। आई होप आप सबको समझ में आएगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और इस सेशन को मिस नहीं करेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू विल गेट समथिंग स्पेशल। स्वस्थ रहें, सेफ रहे। थैंक यू सो मच।